नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। इस पाठ को हम 2 भाग के अंदर पढ़ेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। इनका जन्म 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। स्वैच्छिक का अर्थ होता है स्वयं की इच्छा से। सेवानिवृत्ति का अर्थ है सेवा से निवृत्त हो जाना, अर्थात रिटायरमेंट ले लेना। 8वीं दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानियों के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। इनके बहुचर्चित उपन्यास हैं बीच में विनय और ईंधन। इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई इनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। चितेरा का अर्थ होता है कुशल चित्रण करने वाले। वाचिक परंपरा का अर्थ है बोलने की परंपरा, अर्थात कुशल बोलने की परंपरा। किस्सा गोई का अर्थ होता है किस्सा शैली के अंदर प्रस्तुत किया जाना। पाठ प्रारंभ करने से पहले एक बार पाठ का सार देखते हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अर्थात इस पाठ के अंदर उन सभी लोगों की देशभक्ति की ओर संकेत किया गया है जो किसी न किसी तरीके से अपना योगदान अपनी देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए देने के लगे हुए हैं। और इसमें सिर्फ बड़े लोग ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल हैं। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगरपालिका थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी।
यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं पहले। हालदार का अर्थ है हवलदार। कस्बा अर्थात छोटी सी आबादी वाला छोटा सा शहर। ओपन एयर सिनेमा घर अर्थात बिना छत का सिनेमा घर। ठो अर्थात कहने को। प्रशासनिक अधिकारी अर्थात नगर पालिका का कामकाज चलाने वाले अफसर। प्रतिमा अर्थात मूर्ति। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि हालदार साहब के एक जो व्यक्ति थे, हर 15 दिन से कंपनी के काम से वो एक कस्बे से गुजरते थे। वो ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं था, अर्थात उसके अंदर ज़्यादा आबादी नहीं थी। थोड़े बहुत पक्के मकान देखने को मिलते थे। एक बाज़ार था, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। साथ ही साथ एक ओपन एयर सिनेमा घर भी था। साथ ही साथ लेखक ये बताते हैं कि वहाँ पे एक नगर पालिका भी थी। अब नगर पालिका है तो कुछ ना कुछ तो कार्य अवश्य करवाएगी। तो कभी उन्होंने सड़क पक्की करवा दी, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। तो ऐसे ही एक प्रशासनिक अधिकारी ने, एक अफसर ने, नगर पालिका के एक अफसर ने वहाँ का जो मुख्य चौराहा था, उस चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी थी। संगमरमर एक पत्थर है एक प्रकार का, तो उसकी मूर्ति लगवा दी थी। तो ये कहानी जो है उसी प्रतिमा के बारे में है। प्रतिमा अर्थात मूर्ति के बारे में है, और उस पूरी मूर्ति भी नहीं, उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में ये जो पाठ है ये दिया गया है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ी में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। स्थानीय का अर्थ होता है उस स्थान का निवासी। शासनावधि का अर्थ होता है शासन करने का समय। निर्णय अर्थात फैसला। पटक देने अर्थात जैसे तैसे पूरी कर देना। तो लेखक बताते हैं कि वास्तविक बात क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की शायद उन्हें जानकारी नहीं थी, और साथ ही साथ मूर्ति के अंदर कितना अनुमानित व्यय लगेगा, अर्थात कितना पैसा लगने वाला है, इस बात की भी शायद उन्हें जानकारी नहीं थी। इस कारण से, और समय भी समाप्त होने वाला था उनके शासन का, इस कारण से उन्होंने जल्दबाजी के अंदर किसी स्थानीय कलाकार को ही मूर्ति बनाने का अवसर दिया था। मूर्तिकार जो था शायद मोतीलाल नाम का व्यक्ति रहा होगा, एक काल्पनिक नाम यहाँ बताया गया है। उसे भी ये काम तब सौंपा गया जब उसने पूर्ण विश्वास दिलाया कि 1 महीने के अंदर अंदर मूर्ति बनाकर वो सामने प्रस्तुत कर देगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। लेखक बताते हैं कि जैसे कि पहले बताया जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी
और वो जो मूर्ति थी वो नेताजी की टोपी से लेके उनके कोट के दूसरे बटन तक उसकी ऊंचाई रही होगी लगभग 2 फुट। मूर्ति बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। मासूम का अर्थ होता है भोले से, कमसिन का अर्थ होता है सुंदर। तो लेखक ये कहते हैं कि उस मूर्ति को देखते ही ऐसा लगता था जैसे नारे याद आने लगते थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार के जो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किए गए कार्य थे वो उनकी मूर्ति को देखते ही याद आ जाते थे। तो ये सारी बातें देखकर हालदार साहब को ये जो प्रयास था मूर्ति लगाने का चौराहे पर, ये प्रयास बहुत ही सराहनीय लगा। मतलब सराहनीय का अर्थ होता है उसको अप्रिशिएट करना कि हाँ उनका मकसद जो था वो मकसद उनका पूरा हो रहा था। केवल एक चीज़ की कसर थी। कसर का अर्थ होता है कमी। एक चीज़ की कमी थी, कमी, और जो कि देखते ही खटकती थी। मतलब देखते ही कहीं ना कहीं उस चीज़ को बुरा लगता था। वो क्या था? वो था कि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अर्थात चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अर्थात जिस पत्थर से मूर्ति बनी थी उस पत्थर का चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उसके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। लेखक बताते हैं कि जब हालदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे थे, उन्होंने उसी समय ये चीज़ भांप ली थी, लक्ष्य कर लिया था, मतलब देख लिया था, इस कमी को पहचान लिया था। उस मूर्ति को देखकर उनके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि मूर्ति तो संगमरमर की है लेकिन उस पर जो चश्मा लगा हुआ है वो रियल है। रियल अर्थात वास्तविक है। वाकई आइडिया बहुत अच्छा है, अर्थात विचार बहुत अच्छा है कि चश्मा रियल लगा रखा है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। लेखक बताते हैं कि जीप जो थी वो कस्बे को छोड़कर आगे निकल गई, अर्थात वहाँ से हालदार साहब चले गए, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में वही विचार चल रहे थे, अर्थात वो मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे। हालदार साहब सोचते हैं, मतलब अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नागरिकों का ये प्रयास जो था मूर्ति लगाने का चौराहे पर, वाकई बहुत अच्छा प्रयास था। क्यों था अच्छा प्रयास? क्योंकि उनकी भावना जो थी वो देशभक्ति की भावना थी। वर्तमान के अंदर तो हमें देशभक्ति के लोग मजाक उड़ाते ही दिखाई देते हैं, तो अगर उसके अंदर कोई कमी भी रह गई थी तो वो कमी उसके आगे कुछ भी नहीं है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। लेखक बताते हैं कि हालदार साहब जब दोबारा उस कस्बे से गुजरे तो उस समय उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर या परिवर्तन दिखाई दिया। परिवर्तन था कि जो मूर्ति थी उसमें चश्मा जो था वो बदल चुका था। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब गोल चश्मा है तार वाला। हालदार साहब का जिज्ञासा फिर बढ़ी और वो कहते हैं क्या आइडिया है, मतलब वाकई बहुत अच्छा विचार है कि अब मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदला ही जा सकता है।
तीसरी बार फिर वही चीज़ उन्होंने देखी कि चश्मा बदल चुका था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? लेखक कहते हैं कि अब तो हालदार साहब की आदत पड़ चुकी थी कि वो इस कस्बे से गुजरते, चौराहे पे रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। लेकिन एक बार उनके अंदर ये जो कौतूहल था, ये जो जिज्ञासा थी, दुर्दमनीय हो उठी, अर्थात जिसे दबाना कठिन हो। मतलब अपनी जिज्ञासा को वो रोक नहीं सके और अंततः पान वाले से पूछ ही लेते हैं, क्यों भाई, ये क्या बात है? मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तुम्हारे नेताजी का चश्मा बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाजी आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब इन पंक्तियों के अंदर हमें पान वाले का विशेषता बताई गई है, अर्थात उसका चित्र खींचा गया है। पान वाला कैसा दिखाई देता था? मोटा था, काला था, खुशमिजाज आदमी था। साथ ही साथ उसके मुंह में हमेशा पान ठुसा रहता था। हालदार साहब जब उससे प्रश्न करते हैं तो आंखों ही आंखों में वो हंसता है, और जब वो हंसता है, क्योंकि वो मोटा था इसलिए उसकी तोन जो है वो थिरकती है। थिरकने का अर्थ होता है हिलती है। घूमकर अपने मुंह से पान थूकता है, अर्थात पान का पीक थूकता है और अपनी काली लाल बत्ती सी खोलकर जवाब देता है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। जब पान वाला ये उत्तर देता है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है तो हालदार साहब इस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए वो दोबारा प्रश्न करते हैं, क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाला फिर उत्तर देता है कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो चश्मा बदल देता है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। हालदार साहब को अभी भी नहीं समझ आया कि वो क्यों चेंज कर देता है, वो क्यों बदल देता है चश्मे को। कोई गिराहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब पान वाला फिर से उत्तर देता है कि अगर मान लीजिए कोई गिराहक का अर्थ होता है ग्राहक आ जाना, उसके पास में कोई ग्राहक आ गए और उसको चौड़े चौखट वाला फ्रेम चाहिए। कैप्टन चश्मे वाले के पास में इतने चश्मे नहीं थे कि वो उसको दूसरा दे देता, तो कैप्टन चश्मे वाला जो था वो मूर्ति के वहाँ से चश्मा का जो चौखट था वो निकाल देता और वो ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा लगा देता। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आ जाता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या आइडिया है! अब लेखक बताते हैं कि हालदार साहब को अब कुछ कुछ बात समझ में आने लगी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम कैप्टन चश्मे वाला है, वो ही नेताजी की मूर्ति पर चश्मे लगाता है, लेकिन उसके पास में उसकी छोटी सी दुकान है जिसमें बहुत ही गिने चुने
चश्मे होते हैं। कोई ग्राहक आ गया और उसे वैसा ही चश्मा चाहिए जैसा नेताजी पे लगा हुआ है, तो वो मूर्ति से उस चश्मे को निकाल के ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। कैप्टन चश्मे वाले को ये बात बहुत आहत करती है, मतलब दुख देती है कि जो मूर्ति है नेताजी की उस पर चश्मा नहीं है, इसलिए वो हमेशा उन्हें चश्मा लगाकर रखता है। और शायद उसे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जो नेताजी हैं उन्हें देखने में असुविधा हो रही है। फिर हालदार साहब सोचते हैं वाकई बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा विचार है ये। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? हालदार साहब जो थे वो फिर एक प्रश्न करते हैं पान वाले से कि बाकी सारी बातें तो समझ आ गई, लेकिन अभी भी एक बात मुझे समझ नहीं आई कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। ओरिजिनल अर्थात वास्तविक चश्मा, क्योंकि मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी, तो चश्मा भी संगमरमर का ही होना चाहिए था। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मोड़ उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जब तक हालदार साहब पान वाले से दूसरा प्रश्न पूछते, तब तक पान वाला दोबारा से एक पान अपने मुंह में डाल चुका था। दोपहर का समय था, इसलिए दुकान पर भी भीड़ ज़्यादा नहीं थी। पान वाला फिर हंसता है, उसकी तोंद फिर थिरकती है, कत्थे की डंडी वो फेंकता है, साथ ही साथ अपने मुंह से पीक थूकता है और मुस्कुराकर बोलता है, मास्टर बनाना भूल गया। अर्थात जिस व्यक्ति ने इस मूर्ति को बनाया, मास्टर था जो ड्राइंग मास्टर, वो नेताजी का चश्मे की मूर्ति जो थी उसका चश्मा बनाना भूल गया। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, शेष भाग इसका अगले वीडियो में देखेंगे।